Hello and welcome to Concepts Made Easy, your go-to space for clear, concise and conceptual learning. I am Dr. Agriti Chugh, and in today's session we are going to dive into the topic of foreign exchange market features, participants and its functions. So let's get started and make your learning simple and meaningful. So foreign exchange को forex भी कहते हैं. So दो terms हैं, foreign exchange से forex बना. राइट. सो इट इज बेसिकली एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी को एक्सचेंज कराने को फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है. इसके अंदर हम करेंसी कौन कौन चेंज कराता है? इंडिविजुअल्स चेंज कराते हैं, बिजनेस एक्सचेंज कराते हैं, गवर्नमेंट्स एक्सचेंज कराती हैं ताकि कन्वर्ट करा जाए मनी फ्रॉम वन कंट्री की फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर करेंसी. राइट. सो फॉर एग्जांपल इंडिया में हैं आप और आपको कुछ बाय करना है यूएस से, और बट यूएस जो है वो एक्सेप्ट तो सिर्फ यूएस डॉलर करेगा, इंडियन रुपीस तो एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो आपको डॉलर ये रुपीस सरेंडर कराने पड़ेंगे और डॉलर को खरीदना पड़ेगा. जैसे आप घूमने जाते हो तो आप एक्सचेंज कराते हो करेंसीज, रुपीस सरेंडर कराते हो और आप जहाँ पे घूमने जा रहे हो उसी करेंसी को खरीदते हो. तो आपको यहाँ पे कुछ बाय कर रहे हो आप, तो यूएस डॉलर आपको खरीदने पड़ेंगे, तो एक्सचेंज करने पड़ेंगे रुपीस फॉर डॉलर्स. तो जैसे फॉर एग्जांपल अब ये एक्सचेंज कैसे होएगा, ये होता है एक्सचेंज रेट के बेसिस पे. तो जैसे फॉर एग्जांपल $1 $85.56 का है एज ऑफ 21st May 2025. दैट मीन्स यू नीड $85.56 टू गेट $1. तो अगर आपको कुछ बाय करना है जो $10 का था, तो आपको कितने रुपीज सरेंडर कराने पड़ेंगे रुपीज में? 855 रुपीज सरेंडर कराने पड़ेंगे. इसी को ही प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सो जैसे नॉर्मल मार्केट होती है जहाँ पे आप गुड्स और सर्विसेज को खरीदते बेचते हो, तो वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है. ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे करेंसी बॉट एंड सोल्ड होती है. Right. It is the largest financial market in the world, handling trillions of dollars daily. Major foreign exchange markets are located in Mumbai, London, New York, Tokyo, Zurich, Frankfurt. It is a non-localized market. That means यह कोई physical space नहीं है. It operates through a global network of information and communication systems. So एक physical space नहीं है. ये लार्जेस्ट मार्केट है, मोस्ट लिक्विड मार्केट्स इन द वर्ल्ड है. इसके अंदर डोमिनेंस जो है इन करेंसीज का यूएस डॉलर का, यूरो का, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड का है. इट इज एसेंशियली फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. सो फीचर्स क्या है? ये फॉरेक्स मार्केट जो है वो 24 आवर्स अ डे 5 डेज अ वीक ऑपरेट कर रही है, अलाउइंग करेंसी ट्रेडिंग क्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एंड टाइम जोन्स. ग्लोबल नेटवर्क है, इसके अंदर बैंक्स हैं, ब्रोकर्स हैं, डीलर्स हैं, विच आर ऑल आर कनेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स. So here are some examples of the banks and brokers and dealers. थर्ड है डिसेंट्रलाइज मार्केट है, कोई भी फिजिकल लोकेशन नहीं है, सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हैं, कोई सेंट्रल एक्सचेंज नहीं है. सो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो हाईली लिक्विड है. हाईली लिक्विड मतलब कितनी जल्दी आप बाय और सेल कर पाते हो करेंसीज को. हाईली वोलेटाइल है, कितने चेंजेस आते हैं करेंसी वैल्यूज में, कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज करती है. तो वोलेटाइल मार्केट है क्योंकि बहुत जल्दी चेंज कर देती है बिकॉज ऑफ global news, economic data, interest rates, inflation and political events. एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है? डिमांड एंड सप्लाई जो है किसी भी करेंसी का, उस पर डिपेंड करता है कि एक्सचेंज रेट क्या होगा. लेवरेज फैसिलिटी मतलब कम से कम इन्वेस्टमेंट में लार्ज अमाउंट ऑफ पैसा कमा सको, उसको लेवरेज फैसिलिटी कहते हैं. ट्रेडर्स कैन कंट्रोल लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी विद द स्मॉलेस्ट इन्वेस्टमेंट. सो मार्केट ये प्रोवाइड करती है लेवरेज फैसिलिटी. फिर आता है स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन मतलब जो थोड़े बहुत जो चेंजेस आते हैं एक्सचेंज रेट्स में, और वो जो उस टाइम पीरियड में जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें प्रॉफिट कमा लेना, स्पेकुलेट कर लेना कि चेंज आएगा एक्सचेंज रेट में, और ट्रेडर्स पैसे कमा लेते हैं इसी बीच में. हेजिंग क्या होती है? हेजिंग मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट मतलब क्योंकि एक्सचेंज रेट में बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं, एक्सचेंज रेट बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं,
जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो लॉसेस ना हो तो लोग अपने आप जो ट्रेडर्स हैं, जो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स हैं इस मार्केट में, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, हेज करके चलते हैं। तो उसके लिए हेज करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं कि आज की डेट में कोई भी रेट अगर आज जो रेट चल रहा है वही एप्लीकेबल होगा। अगर जो उनका 3 मंथ की डीलिंग है, 3 मंथ बाद उन्होंने कुछ बेचना और खरीदना है, तो 3 मंथ बाद भी यही रेट चलेगा, एप्लीकेबल रहेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है। तो ये हम डेरिवेटिव मार्केट का एक वीडियो करेंगे जिसके अंदर हम समझेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, स्वैप्स होते हैं। तो ये डेरिवेटिव मार्केट से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट किया जाता है। जो बिजनेसमैन, इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट किस तरीके से करते हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए से करते हैं। इनको हम पढ़ेंगे डिटेल में। सो हेजिंग भी होती है, यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर आती है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, जिसके अंदर जो थोड़ा सा भी डिफरेंस जो आता है एक्सचेंज रेट में बिटवीन टू मार्केट्स। तो एक मार्केट से खरीद के दूसरी मार्केट में बेच दिया जाता है, जो सस्ते पे खरीद लो और सेल एट हाई प्राइस टू अर्न क्विक प्रॉफिट्स। तो आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी रहती है यहाँ पे फ्रेंच फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। So who are the participants in foreign exchange market? So there are commercial banks जो active players हैं, जो buy sell करते हैं currencies for clients and for their own trading as well. सेकंड है सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स। सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को। जब जरूरत पड़ती है तो मार्केट में इंटरवीन भी करती है कि स्टेबलाइज कर सके अपनी वैल्यू को, करेंसी की वैल्यू को स्टेबलाइज कर सकते और कर सके। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो ट्रेड कर रहे हैं एक्चुअली में और अपने आप को हेज भी करके रखते हैं वो करेंसी रिस्क में, क्योंकि वो इतने लार्ज अमाउंट के वॉल्यूम में ट्रेड कर रहे होते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में जाते हैं कि क्योंकि रेट बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है। तो रेट एक डिसाइड किया जाता है कि यही रेट पे हम डील करेंगे जब 3 महीने बाद आप मेरे को गुड्स भेजोगे। तो सेफर ये एग्जांपल कह रही हूँ मैं। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम पढ़ेंगे इन अपकमिंग वीडियोस। तो वहां पे सीखेंगे कि हेजिंग कैसे हो सकती है। फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स हैं, बीच में इंटरमीडियरीज की तरह काम करते हैं बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। सो नेक्स्ट आते हैं रिटेल ट्रेडर्स एंड इंडिविजुअल्स जो ऑनलाइन ट्रेड कर रहे हैं करेंसी फॉर प्रॉफिट यूजिंग फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड हेज फंड्स। ये लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ मनी मैनेज करते हैं। ये थोड़ा सा प्रॉफिट कमाने के लिए ये हेज करते हैं फंड्स को, करेंसी रिस्क बचाने के लिए या इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडिंग करते हैं। तो ये पार्टिसिपेंट्स हैं ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस क्या हैं? पहला तो है करेंसी को कन्वर्ट करना, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रैवल, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट। किसी भी पर्पस के लिए अगर मैं एक्सपोर्टर हूँ या इंपोर्टर हूँ तो मैं करेंसी को कन्वर्ट कराऊंगी। अगर मेरे को कहीं घूमने जाना है बाहर या किसी को बाहर से इंडिया आना है घूमने के लिए तो उनको करेंसी कन्वर्ट कराना पड़ेगा। अगर पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं या इंडियन यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ने के लिए आता है तो उसको भी करेंसी कन्वर्ट करानी है। अगर हम यहाँ से इन्वेस्ट करें या कोई और यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करे तो करेंसी कन्वर्जन की नीड पड़ती है। जैसे अगर टूरिस्ट यूएस एक्सचेंज डॉलर्स चाहिए फॉर इंडियन रुपीज टू स्पेंड इन इंडिया, कोई टूरिस्ट यहाँ पे इंडिया में आता है तो उसको इंडियन रुपीज चाहिए तो उसको एक्सचेंज कराने पड़ेंगे, उसको अपनी करेंसी सरेंडर करानी पड़ेगी और रुपीज खरीदने पड़ेंगे ताकि वो स्पेंड कर सके इंडिया में। सेकंड जो है फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होती हैं बायर्स और सेलर्स के बीच में बिटवीन डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को सपोर्ट किया जाता है बाय अलाउइंग करेंसी एक्सचेंज। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ इंपोर्ट करा रही हूँ कोई भी गुड या सर्विस, तो मुझे उनको पेमेंट उनकी करेंसी में करनी है ना। तो मुझे एक्सचेंज करानी पड़ेगी, अपनी करेंसी को सरेंडर कराना पड़ेगा, उनकी करेंसी को मुझे लेना पड़ेगा ताकि अगर मैं इंपोर्ट कराऊँ तो उनकी करेंसी उनको दे पाऊँ, खरीद पाऊँ एक्चुअली में गुड। ट्रांसफर और परचेजिंग पावर moves money from one country to another using बैंक ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑनलाइन ट्रांसफर। जैसे इंडियन स्टूडेंट पे कर रहा है अपनी कॉलेज फीस इन यूएस थ्रू फॉरेक्स ट्रांसफर।
सो ये इसका फंक्शन रहता है। सो नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ना बहुत लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ लार्ज अमाउंट लगता है, पैसे बहुत लगते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन कंपनी अगर यूएस से मशीनरी बाय कर रही है तो बहुत महंगी मशीनरी होगी, तो उसको इमीडिएटली पेमेंट नहीं कर सकती, तो वो 3 मंथ का क्रेडिट बिल ले लेती है। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट होता है, फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट होता है, वो एक रिटन एंड साइंड डॉक्यूमेंट है इन विच वन पार्टी डायरेक्ट्स अनदर पार्टी टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट टू अ थर्ड पार्टी, जो ज्यादातर बैंक रहता है, either immediately or on a fixed future date. सो पेमेंट्स के लिए ये काम आता है, एक क्रेडिट का प्रोविजन भी देता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमें। फिर आता है हेजिंग अगेंस्ट रिस्क, हेल्प्स बिजनेस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट करेंसी लॉसेस, क्योंकि एक्सचेंज रेट फ्रिक्वेंटली चेंज कर हो रहा है, तो फॉरवर्ड्स फ्यूचर्स ऑप्शन जैसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने आप को एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। An exporter locks in the exchange rate in advance to avoid loss during currency fluctuation. तो पहले से ही लॉक कर लेते हैं कि इस पे ही इसी एक्सचेंज रेट पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमने लॉक कर दिया पैसा कि इसी एक्सचेंज रेट पे पेमेंट, इसी एक्सचेंज रेट के बेसिस पे पेमेंट होगी। सिचुएशन देख लेते हैं एक हेजिंग के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडियन एक्सपोर्टर है और उसने गुड्स बेचे हैं $1000 के यूएस बायर को, तो ही expects to receive $1000 पेमेंट आफ्टर 3 months, राइट। तो करंट एक्सचेंज रेट हाइपोथेटिकली ये है $1 = 60 रुपीज है, तो उसको कितने पैसे मिलने चाहिए उसके अकॉर्डिंग रुपीज की टर्म्स में। तो यहाँ पे 1000 है, तो $1000 इंटू 60 इंटू 1000, तो कितने मिलने चाहिए उसको, $60,000 मिलने चाहिए आफ्टर 3 मंथ्स, राइट। अब रिस्क क्या है, रूबी का एप्रिसिएशन हो गया और $150 का हो गया। ऐसा हो सकता है कि डॉलर की वैल्यू गिर जाए और रुपी एप्रिशिएट कर जाए। तो जहां पे उसको 60 मिल रहे थे, अब उसको $1000 का उसको सामान मंगवाया उसने, तो 50 इंटू 1000 होगा। तो अब उसको कितना मिलेगा, 50,000 मिलेगा। तो उसको लॉस बियर करना पड़ेगा 1000 का, क्योंकि करेंसी का रेट चेंज हो चुका है। तो सोल्यूशन क्या है यहाँ पे, वो हेज कर लेगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, जिसको एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में लॉक कर दिया गया एक रेट की डॉलर जब भी डील होगी, 3 महीने बाद जब डील होगी, तो वो $160 पे ही होगी। तो रिजल्ट क्या आएगा, इवन इफ द एक्सचेंज रेट चेंजेस ही विल स्टिल गेट रुपीज 60,000 फॉर हिज $1000। ही अवॉइड्स रुपीज 10,000 का लॉस उसने अवॉइड कर लिया बाय पेइंग अ स्मॉल हेज प्रीमियम। अब हेजिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको कुछ प्रीमियम देना पड़ता है, छोटा सा अमाउंट, जैसे हमें इंश्योरेंस में देना पड़ता है। तो एटलीस्ट 10,000 का लॉस नहीं हुआ उसको, उसने अपनी पोजीशन को हेज कर लिया था थोड़ा सा प्रीमियम देके, क्योंकि रिस्क था, क्योंकि रुपी अगर अप्रिशिएट हो जाए तो उसको रिस्क रहेगा, इसलिए उसने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। तो ये एक हेजिंग का एग्जांपल है। सो दिस वाज इट अबाउट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इट्स फीचर्स, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच।